एपिसोड 11 पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। इधर रियू अपने घर पर कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसे सुंगो की मॉम की आवाज सुनाई देती है जो रियू की मॉम को बता रही होती है कि वो अफ्रीका जा रही हैं। ये सुन रियू की मॉम उनसे कहती है कि मैं बाकी फ्रेंड्स को बता देती हूँ, जिसके लिए वो मना कर देती है और उन्हें गिफ्ट देकर जाने लगती है। तभी रियू आकर उन्हें रोकती है और सुंगो के बारे में बताती है कि वो आपके डिवोर्स से बहुत ही ज्यादा हर्ट है। सुंगो की मॉम उसे ये बताने के लिए थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर मोयम एक फनी सा सपना देख रही होती है जिसमें वो कुछ लोगों को रेस्क्यू करने जाती है। वहाँ काफी लोग बीमार हो जाते हैं, उसे समझ नहीं आता है कि वे कैसे रेस्क्यू करे। तभी कांग मड फ्लैट सुपर हीरो बनकर आता है और उसकी हेल्प करता है। दोनों मिलकर सबको रेस्क्यू करते हैं। ये सीन देखने में बहुत ही फनी था और वो सपने में उसको किस करने जा रही होती है, वैसे ही उसकी आंख खुल जाती है। अब वो उठकर अपने आप से कहती है तुम पागल हो गई हो क्या। जैसे ही मोयम नीचे आती है वैसे ही वो यू को देखती है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। फिर यू उससे कहती है कि मुझे पता चला आप रात को लेट आई थी और आपको दूसरों को सेव करने के लिए खुद भी प्रॉपर स्लीप की जरूरत है, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। इसके बाद मोयम की मॉम यू और मोयम को लेकर सोना जाती है, जहाँ यू एक छोटी सी बच्ची को अपनी मॉम के साथ देखती है। उसे देखकर वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। ये चीज मोयम ने नोटिस कर ली थी तो वो उसके लिए एक हॉट टॉवल हेड बना देती है जैसे उस बच्ची ने पहना हुआ था। तो यू कहती है मैं इसलिए उसे नहीं देख रही थी, मैं उसे इसलिए देख रही थी क्योंकि उसके पास उसकी मॉम है। मोयम कहती है कौन कहता है कि तुम्हारी मॉम नहीं है, मुझे तुम्हारे इतने सुंदर चेहरे में मॉम और डैड दोनों ही दिख रहे हैं। और यू को समझाती है कि इस ट्रिप के लिए एक ना एक दिन हर किसी को जाना होता है, कोई पहले चला जाता है तो कोई बाद में जाता है। और वो अपनी डैड का एग्जाम्पल देते हुए उसे बताती है कि उसके डैड भी उसकी मॉम की तरह पहले चले गए और बदले में उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे फ्रेंड भेजे ताकि मैं लोनली फील ना करूं। और कहती है हो सकता है कि मेरे डैड और तुम्हारी मॉम वहाँ मिले हो। और कहती है जिस दिन तुम वहाँ वो क्रॉप सर्कल ढूंढ रही थी इसीलिए उस दिन उन्होंने हम दोनों को मिलवाया हो ताकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सके। यू कहती है मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। मोयम कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है। और ऐसे ही दोनों बातें करते हैं और एंजॉय करते हैं। इधर सुंगो घर से ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी उसकी मॉम कहती है कि आजकल तुम घर पर दिखते ही नहीं हो। सुंगो कहता है कि आजकल मैं बिजी हूँ और आज भी मैं सिर्फ कपड़े लेने आया हूँ। फिर उसकी मॉम उसे बताती है कि वो कल अफ्रीका जा रही है और कहती है मैं तुम्हारे टच में रहूंगी, तुम्हें टेक्स्ट करूंगी, कॉल करूंगी और तुम्हारा बर्थडे भी आने वाला है। वह इतना बोलती है कि सुंगो मॉम को रोकते हुए कहता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, जब मैं बच्चा था तब मुझे आपकी जरूरत थी बट अब इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर सुंगो के डैड भी उनकी वाइफ के जाने से बहुत अपसेट थे। इधर सुंगो सुबह सुबह जैसे ही हेयर वॉश करके बाहर आता है तो रियू को अपनी चेयर पर बैठा हुआ देखता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो और तुम इस तरह क्यों बैठी हुई हो। रियू सुंगो से कहती है तुम सारी रात घर नहीं गए हो क्या जो तुमने आज ऑफिस में हेयर वॉश किया है। फिर वो उसे उसकी एक फैमिली फोटो देती है। फिर हमें पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो उनके चाइल्डहुड टाइम का था, जब सुंगो की फैमिली और रियू की फैमिली साथ में छत पे बारबेक्यू कर रहे थे। तभी सुंगो के डैड ने उनकी फैमिली फोटो खींची थी। रियू बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं अपना रूम साफ कर रही थी तब मुझे ये फोटो मिला, जबकि उसने उसे ढूंढा था। और सुंगो से कहती है क्या सच में तुम अपनी मॉम को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट नहीं जाना चाहते, तुम्हें तो पता ही होगा उनकी फ्लाइट कब की है। सुंगो कहता है उसे नहीं पता। वो अपने डैड को कॉल करने जाता है, वैसे ही उनके डैड का कॉल आ जाता है। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है एयरपोर्ट पर सुंगो की मॉम का बैग मिला है, पर वो वहां पर नहीं थी। वो लोग उन्हें कॉल करते हैं तो पता चलता है कि फोन भी इसी बैग के अंदर रखा हुआ है। रियू कहती है उनका बैग और फोन उनसे ऐसे खो गया है, इसका मतलब कहीं वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में तो नहीं है। और सुंगो से पूछती है क्या तुम्हें इस लॉक का कॉम्बिनेशन पता है। सुंगो से खोलने का ट्राई करता है बट वो उससे नहीं खुलता है। फिर उसके डैड ट्राई करते हैं तो वो खुल जाता है। वो कॉम्बिनेशन उनकी एनिवर्सरी डेट होती है जिससे डैड बहुत इमोशनल हो जाते हैं। सुंगो अपने डैड से पूछता है कि आपको पता है कि मॉम कहाँ जा सकती है। इसके बाद डैड अपनी वाइफ के ऑफिस वाइस मिनिस्टर को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या उन्हें सुंगो की मॉम के बारे में कुछ पता है। इसके बाद सुंगो के डैड को उनकी वाइफ के रिटायरमेंट के बारे में पता चलता है। फिर वाइस प्रेसिडेंट सुंगो की मॉम के बिहेवियर के बारे में बताते कि वह अक्सर कर चीजें भूल जाती है। उन्हें रिटायरमेंट की बात को पहले ही बता दिया गया था पर वो इसके बारे में भी भूल गई थी। इधर सुंगो की मॉम की सारी फ्रेंड्स भी सैड होती हैं कि वो उनसे मिले बिना ही अफ्रीका चली गई। तभी सुंगो जाकर उन सबको अपनी मॉम को ढूंढने के लिए कहता है। इधर सुंगो की मॉम उसी टेंपल में होती है जहाँ पर वो अक्सर कर अपनी फ्रेंड के साथ जाया करती थी और वो वहाँ बैठी बैठी उस वॉशिंग मशीन वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है और उस बारे में भी सोच रही होती है जब रियू की मॉम ने उस मैगजीन के बारे में उनसे कहा था कि वो मैगजीन उन्होंने ही रियू की मॉम के बैग में रखी थी। वो सारे इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। तभी अचानक वह कॉल करने के लिए अपना फोन ढूंढती है। उन्हें अपने बैग में फोन नहीं मिलता, उसकी जगह टीवी का रिमोट रखा होता है। उसे देखकर कहती है शायद सेम साइज था इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई और वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। और वो अपने सूटकेस को
भी ढूंढने लगती है और अपने आप से कहती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और वो पैनिक में ही वापस आने लगती है जंगल के रास्ते। तभी अचानक उनका पैर मुड़ जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर स्युंगो के डैड रियू और स्युंगो सब उन्हें उस टेम्पल में ढूंढने पहुंच जाते हैं, जैसे कि उनकी फ्रेंड्स ने बताया था कि वो अक्सर कर वहाँ जाते थे। स्युंगो वहाँ की लेडी से अपनी मॉम के बारे में पूछता है, जो उन्हें उस रास्ते की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि कुछ देर पहले उन्होंने वहाँ उनको देखा था। तभी स्युंगो की नजर उस विश वाले पत्थर पर पड़ती है जहाँ उसकी मॉम ने अपनी विश लिख कर रखी हुई थी। उस विश में उन्होंने लिखा था कि मैं ये विश करती हूँ मैं अपने हस्बैंड और बेटे को कभी न भूलूं। इसके बाद सब उन्हें ढूंढने में लग जाते। वो उसी रास्ते पर जा रहे होते, तभी स्युंगो को उसकी मॉम का शू मिलता है, जिसे उठाकर वो अपने डैड को दिखाता है और बताता है कि ये मॉम का शूज है, और कहता है कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा। डैड कहते हैं कि हमें इस एरिया में देखना होगा, जिस पर रियू कहती है कि इधर जाना थोड़ा रिस्की होगा और अंधेरा भी हो रहा है। स्युंगो कहता है कि मैं जाता हूँ, पर डैड उसे मना कर देते हैं और कहते हैं मैं जाऊंगा और कोई इमरजेंसी हुई तो तुम लोग तैयार रहना। और डैड स्युंगो से प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी मॉम को ढूंढकर सेफली लेकर आएंगे। तीनों मॉम को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जहाँ कुछ देर बाद स्युंगो के डैड को उसकी मॉम मिल जाती है। वो बेहोश पड़ी हुई होती है। डैड जाकर उन्हें चेक करते हैं और अपना कोट उतारकर उन्हें पहनाते हैं। उनकी वाइफ को होश आ जाता है और वो उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं और वो उन्हें बचाने के लिए आए उसके लिए थैंक यू कहती हैं और गले लग जाती हैं। इसके बाद वो अपनी वाइफ की चोट को चेक करते हैं और उन पर चिल्लाकर कहते हैं कि तुम यहाँ अकेली क्यों आई और तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे अपने रिजाइन के बारे में क्यों नहीं बताया। और मॉम कहती है मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई अकेला छोड़ दे। ये सुन डैड कहते हैं कि कोई तुम्हें अकेला क्यों छोड़ेगा, और ऐसे ही दोनों के बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। डैड उनसे कहते हैं मैंने तुम्हें हर टाइम मिस किया, जब तुम अफ्रीका में थी, जब तुम कोरिया में थी। तभी वहाँ पर स्युंगो और रियो भी आ जाते हैं। रियो को देखकर स्युंगो की मॉम कहती है तुम भी आई हो मुझे ढूंढने, और स्युंगो से उसकी मॉम कहती है डोंट वरी मैं ठीक हूँ, सॉरी तुम्हें मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। स्युंगो चिल्लाकर अपनी मॉम से कहता है आप ये सब क्यों कर रही हो, आपका डिवोर्स लेना, कोरिया छोड़कर जाना, आपने इस सब के बारे में मुझसे एक बार बात तक नहीं की कि उसने हमेशा अपनी मॉम को मिस किया और वो हमेशा उनके साथ रहना चाहता था। स्युंगो की मॉम कहती है कि मुझे लगता था कि तुम मुझे हेट करते हो, मुझसे ज्यादा तुम रियो की मॉम के साथ कंफर्टेबल हो। स्युंगो कहता है हाँ मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ, बट मुझे आपकी जरूरत थी और मैं आपसे प्यार करता हूँ। फाइनली पूरी फैमिली की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और वो एक दूसरे को हक करके काफी रोते हैं। इसके बाद वो सब वापस आ रहे होते हैं। स्युंगो के डैड उसकी मॉम को अपनी पीठ पर लेकर आ रहे होते हैं। ये देख स्युंगो अपने डैड से कहता है कि मॉम को मैं कैरी कर लेता हूँ, आप थक गए होंगे। उसके डैड कहते हैं ये मेरी वाइफ है, मैं इसे कैरी कर लूंगा। रियो स्युंगो को इशारा करते हुए कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया और उन्हें उनका मोमेंट एंजॉय करने दो। स्युंगो की मॉम अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश थी। वो जैसे ही घर पहुंचती उनकी सारी फ्रेंड्स उनका वेट कर रही थी और वो सब उनसे पूछने लगती है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें क्या हो गया था, और उन्हें मेडिसिन देती है कि इसे खाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। स्युंगो की मॉम अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम सब अपने अपने घर जाओ, मुझे आराम करना है। उसकी फ्रेंड्स कहती है कि तुम्हें हम लोगों का एक हक भी नहीं चाहिए। स्युंगो की मॉम कहती है मैं बहुत ही ज्यादा गंदी हो रखी हूँ, मैं नहाने जाऊंगी, और अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे घर लेकर चलो। उसकी फ्रेंड्स भी उन्हें ऐसे देखकर बहुत खुश होती हैं। घर आकर डैड उनका पैर देखते हैं और कहते हैं कि कल हॉस्पिटल चलकर एक्सरे कराना होगा और साथ ही तुम्हें एक MRI भी करा लेना चाहिए। स्युंगो की मॉम पूछती है कि इस बारे में स्युंगो को तो नहीं पता है। उसके डैड कहते हैं कि इस बारे में स्युंगो को अभी तक नहीं पता है और वो अपनी वाइफ से कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इधर रियो अपनी विंडो पर स्युंगो का वेट कर रही थी। स्युंगो अपनी विंडो पर जैसे ही आता है उसके हाथ में कुछ होता है, जिसे देखकर रियो पूछती है ये क्या है। स्युंगो कहता है ये रिकॉर्डर है। इसके बाद रियो कहती है अगर तुम इसे इस वक्त बजाओगे तो तुम स्नेक को अट्रैक्ट करोगे। इस पर स्युंगो बताता है कि मैं अभी इसे नहीं बजाने वाला, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे इसकी जरूरत है, और बताता है कि कल मैं ऑफिस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ और वो 2 हफ्ते बाद लौटेगा। ये सुन रियो सैड हो जाती है। उसे देख स्युंगो कहता है चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो, अगर तुम यहाँ बोर हो जाओ। तो रियो उसे मना कर देती है, बट उसके ट्रिप पर जाने के बाद रियो उसे बहुत मिस कर रही थी। वो हर जगह उसे मिस करती, वो कुकिंग करना हो चाहे कॉमिक्स पढ़ना हो, उसे अकेले कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह पार्क जाती है तो उसे वहाँ भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद रियो उस फ्रेंच बुक की डिस्क के बारे में पढ़ रही होती है जो स्युंगो ने उसके लिए रिकॉर्ड की थी। वही रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तभी उसे रिकॉर्डिंग में फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ सुनाई देता है। का था जब स्युंगो रियो को डिसेस को पढ़कर सुना रहा था। ये सुनते सुनते रियो सो गई थी। उसके सोने के बाद वह रिकॉर्डर ऑन रह गया था। जब उसने फ्रेंच में रियो से ये बात बोली थी, गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से रियो ट्रांसलेट करती है तो उसे पता चलता है स्युंगो ने कहा था उस मिल्क की डेट भले ही एक्सपायर हो गई हो, बट उसकी फीलिंग्स उसके लिए कभी चेंज नहीं होगी, ना आज ना कल ना परसों। वह उसके लिए हमेशा वेट करेगा। ये सुनते ही रियो भागकर मोएम के पास जाती है और उसकी गाड़ी की चाबी मांगती है। मोएम उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। वो कहती है स्युंगो के पास जा रही है। इसके
बाद मोयम कहती है कि फाइनली चलो इसे रियलाइज तो हुआ। इधर रियू रास्ते में जाते हुए वो बार बार सिंगो को कॉल कर रही थी बट वो कॉल पिक नहीं कर रहा था, तो वो उसके ऑफिस वालों से पता करती है कि सिंगो कहाँ पर है। इधर सिंगो सनफ्लावर फार्म में था, तभी वहाँ पर रियू आ जाती है। उसे देखकर कहती है कि तुम मेरा फोन पिक क्यों नहीं कर रहे थे। इसके बाद सिंगो अपने फोन को देखकर कहता है कि फोन साइलेंट पर था इसीलिए पता नहीं चला, और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। रियू कहती है मैं बोर हो रही थी इसीलिए मैं आ गई। ये सुनते ही सिंगो स्माइल करने लगता है। रियू कहती है तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तुम्हारे बिना कॉमिक्स भी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे बिना सब कुछ ऐसा है जैसे बिना सीजनिंग के साथ सूप और बिना सोया सॉस के साथ डम्पलिंग हो। और फाइनली रियू अपनी फीलिंग सिंगो को बता देती है। सिंगो हंसते हुए कहता है ऐसी सिचुएशन में भी तुम खाने के बारे में सोच रही हो। ये कहते हुए वो रियू के पास आता है और उसे किस कर लेता है। इसी सीन के साथ एपिसोड 10 यहीं पर खत्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।